नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं जबी जीएस के पोर्शन को आज मैं एक बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, जो वन लाइनर के फॉर्मेट में होंगे। मैंने जो एक सीरीज वन लाइनर वाली स्टार्ट की थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अनुसंधान और उसके मुख्यालय। यानी कि भारत में कौन-कौन से अनुसंधान हैं और उसके कहाँ मुख्यालय हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ से बेटा हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो इन पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा अनुसंधान कहाँ पर है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खूबसूरत शेर है कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। तो आइए चाहे सभी लोग चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फटाफट हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज हम लोग चर्चा करते हैं और जानते हैं बारी-बारी से कि कौन सा अनुसंधान बेटा कहाँ पर है। ठीक है? इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइएगा, देखिएगा कि दिया गया है भारतीय वन अनुसंधान। भारतीय वन अनुसंधान जो सर्वे रिपोर्ट आती है कि कितने परसेंट भूभाग पर वन होनी चाहिए, तो देखिए यानी कि 33%। 33% भूभाग पर कितने 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। ठीक है? 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। वन अधिनियम यानी कि आया था कब 1952 52 में कि कितने प्रकार के वन होते हैं, आरक्षित वन, अनारक्षित वन, अवर्गीकृत, इस तरीके से वन होते हैं। तो भारतीय अनुसंधान संस्थान जो रिपोर्ट जारी करती है या रिसर्च होता है वो कहाँ होता है? तो इसका मुख्यालय बेटा है देहरादून। तो देहरादून में ये भारतीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून। ठीक है? भारतीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देखो, वन जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वो भी बेटा देहरादून। वो भी कहाँ पर है? तो देहरादून में। तो देखिएगा कि देखो वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो कब आया था? 1972 में आया था। कब आया था? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है? तो 1986 में आएगा बेटा। ठीक है? तो भारतीय वन जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून। उसके बाद दिया गया है केंद्रीय पक्षी शोध अनुसंधान। केंद्रीय पक्षी शोध अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो इज्जत नगर। कहाँ पर है? इज्जत नगर। इज्जत नगर कहाँ? बरेली, बरेली। तो इज्जत नगर में ये है। इज्जत नगर, बरेली। ठीक, इज्जत नगर। और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध अनुसंधान, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध अनुसंधान कहाँ पर है? तो नागपुर में। पर्यावरण शोध अनुसंधान कहाँ पर है? तो नागपुर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ पर है? तो सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ मिलेंगे आपको? बीकानेर। राजस्थान में ऊंट का ज्यादा आवश्यकता होती है। ऊंटों का मेला भी लगता है। पुष्कर में बेटा ऊंटों का मेला बहुत शानदार तरीके से लगता है। पुष्कर में ऊंटों का मेला, बहुत बढ़िया ऊंटों का मेला लगता है। तो ऊंट जो है जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो बीकानेर, राजस्थान। बीकानेर, राजस्थान में ये ऊंट अनुसंधान संस्थान। अगला दिया गया है राष्ट्रीय भूभौतिकी। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद। हैदराबाद में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान बेटा नागपुर में है। नागपुर, महाराष्ट्र में। नागपुर, महाराष्ट्र में ये संस्थान है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली, भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक, आइए आगे चलिए। उसके बाद दिया गया है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? प्रयागराज। प्रयागराज यानी इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। तो सभी लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अपने अपने दोस्तों के साथ में लिंक को शेयर कर दीजिए फटाफट। ठीक है? हाँ, देख, और बहुत ही डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट आपको वैसे ही क्वेश्चन, आपको कहीं पे थोड़ा-सा भी दिमाग नहीं लगाना है, बस सीधा-सीधा आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन में कहीं आपके चारों ऑप्शन में आपको मिलेगा कि प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ठीक?
आगे दिया गया है केंद्रीय मृदा एवं लवणता, केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो करनाल। और करनाल बेटा कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है करनाल, हरियाणा में। ठीक, तो केंद्रीय मृदा एवं लवणता यानी कि मिट्टी की में कौन कौन से तत्व हैं, कितने लवणी है, इस तरीके से अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो करनाल, हरियाणा में। ठीक, आइएगा आगे चलते हैं और देखिएगा। जिंदगी एक बेवफा है, एक नई के दिन आएंगे। देखो भारतीय बागवानी, भारतीय बागवानी, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बागवानी अनुसंधान संस्थान बेटा कहाँ पर है? तो बंगलोर, बेंगलोर में है। ठीक है, बेंगलोर में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो बेंगलोर में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? तो वन से संबंधित अगर है तो देहरादून उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड में। ठीक, प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली। ठीक, सलीम अली पक्षी विज्ञान, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास, तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है? तो कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर यानी कि सलीम अली पक्षी विहार तो जम्मू कश्मीर में है, और सलीम अली की जन्म स्थली है जम्मू कश्मीर में, और सलीम अली की कर्म स्थली बेटा है घाना पक्षी विहार, भरतपुर, राजस्थान में। सलीम अली की कर्म स्थली कहाँ है? तो ये बहुत इन्हें बर्डमैन बोला जाता है। सलीम अली को क्या बोला जाता है? तो बर्डमैन बोला जाता है सलीम अली को। ठीक है, तो सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर में। आगे दिया गया है कि राष्ट्रीय भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? कोलकाता में, कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो कोलकाता में है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? अनुसंधान संस्थान तो कोलकाता में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कहाँ है? तो कोलकाता में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कहाँ है? तो कोलकाता में। राष्ट्रीय वानिकी, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो झांसी उत्तर प्रदेश में, झांसी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मेरे साथ साथ आप भी दोहराइएगा, मेरे साथ साथ आप भी दोहराइएगा तो समझ में आपको ज्यादा आएगा, ज्यादा दिमाग में बना रहेगा आपको ज्यादा दिनों तक। तो भारतीय नहीं, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो झांसी में। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राजस्थान में, जोधपुर राजस्थान में ये अनुसंधान संस्थान है। ठीक, भारतीय मौसम, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान बेटा नई दिल्ली, नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में, पुणे जिसे कहते हैं। तो भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पुणे। ठीक, आगे चलिए। आगे दिया गया है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ पंजाब में, चंडीगढ़ पंजाब में। ठीक, हाँ, उसके बाद दिया गया है राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में, लखनऊ में है बेटा, लखनऊ उत्तर प्रदेश। केंद्रीय खनन अनुसंधान, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो धनबाद, झारखंड, धनबाद झारखंड में ये केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय रासायनिक जैविकी संस्थान, भारतीय राष्ट्र यानी कह लीजिए राष्ट्रीय कह लीजिए कि भारतीय रासायनिक जैविक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में। ठीक है, केंद्रीय ईंधन, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जादूगोड़ा, झारखंड। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट में हम लोग डाल लेते हैं कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा, झारखंड। ठीक, जादूगोड़ा के खाने किस लिए फेमस है बताइएगा, बताओ भैया, जादूगोड़ा के खाने किस लिए फेमस है?
सत्यम बताओ। यूरेनियम के लिए विश्व में घास के प्रमुख मैदान, क्या बात है, बहुत ही लाजवाब। ये भी बहुत पूछा जाता है, ये भी बहुत पूछा जाता है कि विश्व में घास के प्रमुख मैदान और एवं उसका क्षेत्र कहाँ पर है। ठीक है, ये देखो सवाना, ये सवाना जो घास का मैदान है बेटा, सवाना घास का मैदान सूडान में है। और सूडान कहाँ पड़ता है, तो अफ्रीका में। अफ्रीका में सूडान जो है, सवाना घास का मैदान कहाँ पर है, तो सूडान अफ्रीका में। ठीक है, सवाना। लानोस, लानोस, लानोस बेटा, लानोस अमेजन नदी के उत्तरी अमेरिका और की बेसिन में है, और निको बेसिन में है। तो अमेजोन की जो नदी के किनारे जो क्षेत्र उत्तरी अमेरिका की तरफ पड़ता है, ये लानोस घास का मैदान है। उसके बाद है कंपास, कंपास घास का मैदान अमेजोन नदी के दक्षिणी भाग में ब्राजील, ब्राजील में। ऐसे डायरेक्ट ये ऐसे पूछ लेता कंपास घास के मैदान कहाँ है, तो ब्राजील आंसर ऑप्शन में कहीं दिया होगा ब्राजील, या अमेजोन के दक्षिणी भाग में ये कंपास के घास के मैदान पाए। कटिंगा, कटिंगा, कटिंगा ब्राजील के उष्णकटिबंधीय वन है। कटिंगा क्या है कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय मैदान है। ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। पहली बात तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ठीक, आइए पार्कलैंड, हाँ देखिएगा, पार्कलैंड, पार्कलैंड जो है घास का मैदान कहाँ पर है, तो ये बेटा है अफ्रीका में। पार्कलैंड घास का मैदान कहाँ पर है, तो अफ्रीका में है। उसके बाद पंपास घास का मैदान कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना के मैदानी भागों में। दक्षिण अमेरिका और अर्जेंटीना के मैदानी भागों में ये कौन सी घास का मैदान है, तो पंपास। कौन सा है घास का मैदान, तो पंपास घास का मैदान कहाँ है, तो अर्जेंटीना यानी दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना के मैदानी भागों में ये घास का मैदान पाया जाता है। आगे आया है बेल्ट, बेल्ट घास के मैदान कहाँ पर है, तो दक्षिण अफ्रीका के भूमध्य सागरीय जलवायु में। दक्षिण अफ्रीका में ये बेल्ट घास का मैदान पाया जाता है। बेल्ट घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका के भूमध्य सागरीय जलवायु में ये पाया जाता है। अब आता है डाउन्स यानी बाउंस, डाउन्स घास का मैदान कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान है, तो ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग बेसिन में एक नदी है ऑस्ट्रेलिया में, इसे कहा जाता है मरे डार्लिंग। मरे डार्लिंग के बेसिन में ये घास का मैदान पाया जाता है, जिसका नाम है बेटा डाउन्स। क्या नाम है, डाउन्स घास का मैदान। ठीक, आगे दिया गया है स्टेपीज, स्टेपीज, स्टेपीज ये भी बहुत पूछा जाता है। स्टेपीज घास का मैदान कहाँ पर है, तो यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों को मिस कर दिया गया, तभी देखो स्टेप कर दिया गया यूरोप और एशिया को, तो क्या बन गया नया, यूरेशिया। यूरेशिया में पाया जाता है स्टेपीज घास का मैदान। पेरी, पेरी यानी पेरी घास का मैदान कहाँ पर है, तो उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में पेरी घास का मैदान है, उत्तरी अमेरिका में। पेरी घास का मैदान कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में घास है। टैगा, टैगा कहाँ पर है, तो टैगा यूरोप और एशिया। टैगा कहाँ पर है, यूरोप और एशिया। सिवाय पानी होने के ध्यान नहीं। टैगा घास का मैदान कहाँ है, तो यूरोप और एशिया में। कैंट, कैंटरबरी, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी कहाँ पर घास का मैदान पाया जाता है, तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी पाया जाता है। आइएगा और कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, पृथ्वी के चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग हम लोग देख सकते हैं, तो कितना 57, 57% ही भाग हम पृथ्वी से चंद्रमा का देख सकते हैं। पृथ्वी से अगर हम देखना चाहें चंद्रमा का कुल भाग, तो हमको कितना देखेंगे, 50% के ऊपर यानी 57% के आसपास हम भाग देख सकते हैं। आगे दिया गया है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में बेटा 21 जून है। और हम भी, भारत भी किस गोलार्ध में है, भारत बेटा उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो अपने यहाँ दिन जो है वो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक, किस तिथि को दिन और रात बराबर होती है, तो किस तिथि को, तारीख को दिन और रात बराबर होती है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर 2 बार आता है। भूमध्य रेखा पर यानी पृथ्वी जो है 2 बार भूमध्य रेखा पर जब ये पृथ्वी आमने सामने होती है, तो होती है 21 मार्च और 22 सितंबर। 22 सितंबर और 21 मार्च को 2 दिन ऐसा आता है जब दिन और रात बराबर होता है। जब दिन और रात बराबर होता है
तो वो कौन सा तारीख होती है? एक तो होती है 21 मार्च और एक होता है 22 सितंबर। एक होता है 21 मार्च और दूसरा होता है 22 सितंबर। सूर्य द्वारा सूर्य द्वारा ऊर्जा लेते समय कितना समय लगता है? सूर्य द्वारा ऊर्जा लेते समय कितना समय लगता है? तो याद रखना 1011 वर्ष। 1011 देते रहने का समय, यानी सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 1011। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन कौन सा है? तो ओलिपस मेसी। ये कौन से महाग्रह में है? ओलिपस मेसी कौन से ग्रह में? ओलंपस मेसी मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पे। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी, जिसे ओलंपस मॉन्स कहा है, ये भी हाँ, वो पर्वत है, हाँ, हिमालय से भी 25 गुना बड़ा। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो अरुण ग्रह की खोज होती है 1781 में। 1781 में होती है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि खोज किसने की थी? हम्म बताओगे आप लोग कमेंट करके कि कौन किसने की थी? ये सन तो दिया गया। आगे देखो, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य का एक परिचक्कर लगाता है तो उस परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी पर सूर्य पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कारण है? अक्ष पर झुकी होने के कारण है। अक्ष पर झुकी होने के कारण। बताओ बेटा, अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी है? अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी है पृथ्वी? झुक करके मूव करती है तो 23.5, 23.5 डिग्री झुक करके घूमती है। इस वजह से क्या होता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है। नहीं, 23.5 डिग्री झुककर घूमेगी नहीं, 66.5, सॉरी 66.5, हाँ 66.5। अगर 23.5 होगी तो दिन और रात होगा। 23.5 अगर होगा, 23.5, 23.5 होता है तो दिन और रात होगा, दिन व रात। ठीक, ये प्लेटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त होती है? तो प्लेटो ग्रह की मान्यता बेटा कब होती है? जब तुम्हारा जन्म होता है 24 अगस्त 2006। 24 अगस्त 2006 इसकी मान्यता क्यों? क्योंकि ये बौने ग्रह में डाल दिया गया है बौने ग्रह में डाल दिया गया है। तो एक प्राग्मय सम्मेलन होता है तो उस ग्रह में एक प्लेटो ग्रह की मान्यता को खत्म कर दिया जाता है। ठीक, आगे चलिए। आगे क्या दिया गया है कि बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में बेटा 88 दिन लेता है। सबसे ज्यादा लंबा समय कौन लेता है? तो बृहस्पति लेता है। तो बृहस्पति सबसे बड़ा भी ग्रह है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। ठीक, और सबसे हल्का ग्रह अगर पूछा जाए तो शनि है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह बेटा वरुण है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वो कौन सा है? वरुण है। आइए आपका इंतजार। आगे देखिएगा कि कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। तो दो ग्रह बेटा ऐसे हैं जिसके पास में उपग्रह नहीं है। दो ग्रह ऐसे हैं जिनके पास में उपग्रह, एक तो बुध है और एक तो शुक्र है। और सबसे हॉट जो ग्रह है वो कैसा? गर्म ग्रह भी। ये कौन सा है? ये गर्म ग्रह भी है और सबसे सुंदर सौंदर्य, सबसे सौंदर्य का देवता कौन सा ग्रह है? तो यही है, शुक्र ग्रह। और सबसे यानी कि सूर्य के करीब कौन सा है? तो बुध है सबसे। मगर बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा यहीं पर पाई जाती है। कुकर की सीटी जैसी आवाज यहाँ से निकलती है। और ये सबसे गर्म ग्रह है। और सांझ का तारा और भोर का तारा इसी ग्रह को कहा जाता है। ठीक, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है?
तो सबसे कम समय में जो सबसे करीब होगा बेटा, सबसे करीब कौन सा ग्रह है सूर्य के, तो ये बुध। बुध सबसे कम समय में कितने दिनों में, 88 दिनों में ही चक्कर लगा लेता है। ठीक है, आगे दिया गया किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, ठीक है, भगनी जिसे कहते हैं। तो किसे कहा जाता है, सूर्य। यानी कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक, किस ग्रह पर जीव रहते हैं, तो जीव वनस्पतियां, हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं, किस ग्रह पर रहते हैं, कमेंट करके बताओ। कुछ लोगों को यह भी नहीं पता हम लोग कहाँ रहते हैं, हैं? ओ, तो चंद्रमा, यानी कि हम लोग किस ग्रह में रहते हैं, तो पृथ्वी पर है। ठीक, और पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे धरती पुत्र कहा जाता है, उसे हम मुलायम सिंह यादव जी को नहीं है, यहाँ पर पृथ्वी पुत्र, यानी कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। न तुम लोग कहोगे बाप ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी पुत्र किसे कहा जाए, तो चंद्रमा। ठीक, चंद्रमा। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, एक चक्कर, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। ये सूर्य को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, जल की उपस्थिति के कारण, जल की उपस्थिति के कारण, क्योंकि सबसे ज्यादा जल जो है वो कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी पर पाया जाता है। कितने परसेंट भाग पर पाया जाता है, तो 71% भूभाग पर जल जल मिलेगा, इसी वजह से क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, कि जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है, तो चंद्रमा को, चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा बेटा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। आगे देखिएगा, कि कॉफी में क्या पाया जाता है बेटा, कॉफी में क्या पाया जाता है, तो कैफीन पाया जाता है। कैफीन नामक फ्यूरिन, फ्यूरिन है, कैफीन नामक फ्यूरिन पाया जाता है, नशीला पदार्थ होता है, तो कैफीन पाया जाता है कॉफी में। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो बेटा पीएच मान 7 होता है। 7 शुद्ध जल का पीएच मान होता है। अगर ये अप डाउन होता है, अगर कम होगा तो अम्लीय होगा, ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। यानी पीएच मान 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से नीचे होगा तो अम्लीय हो जाएगा। तो देखिएगा दूध का पीएच मान कितना है, 6.6 है। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये कैसा दूध कैसा होता है, अम्लीय होता है। दूध कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक, पीएच मान 7 से ऊपर होगा वो क्षारीय होगा, और 7 से जो नीचे होगा वो अम्लीय होगा। ठीक, आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अच्छा है क्वेश्चन, कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हाँ, सत्यम यह लाइट नहीं जल रही है, ये मैं है वैसी वाली लाइटें लगवाऊं, बड़ी वाली। हाँ वो है धीरे धीरे। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है, देखो संविधान से कुछ क्वेश्चन आएंगे भाई। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 51A, 51A। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया। ठीक है, और वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में कितने हैं, 11। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किस प्रकार के राज्य की स्थापना करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं और डीपीएसपी, तो वो होते हैं राज्य सरकार के लिए होते हैं कि देश में कल्याणकारी योजनाएं लाए और लोगों की भलाई के लिए होता है, लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए ये ये अनुच्छेद बनाइए, जो पूरा ये दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो कितने हैं, 36 से 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।
ठीक। हाँ, जितनी भी स्कीमें चलती, योजनाएँ चलती हैं, कि पोषाहार ले लो, डिलीवरी के समय बच्चे के होने के बाद में 6,000 ले लो, पेंशन ले लो, विधवा पेंशन ले लो, ये सारी स्कीमें इसी डीपीएसपी के चक्कर में चल रही हैं, ठीक है? हाँ, जितनी लोक कल्याणकारी जितनी भी योजनाएँ हैं, वो सब इसी के आधार पर राज्य सरकारें चलाती, तभी तो कोई सरकारें बदलती तो उलट-फेर कर देती, बदल देती, चेंजमेंट कर देती हैं, ये इसकी योजना सही नहीं भई, इसको बंद करो, दूसरे नाम परिवर्तित कर देंगे, दूसरे का नाम समाजवादी एम्बुलेंस है उसे करो एक तो दूसरा कर दीजिएगा, समझे? ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं, ठीक। हुँ। आइएगा बता आगे देखो, भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को बेटा लिया गया कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से ये डीपीएसपी लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया, ठीक है? और मूल कर्तव्य किससे लिया गया था? बताइएगा कमेंट करके कौन से? ठीक। देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 99 99 अनुच्छेद में ये वर्णित है। ठीक, आगे देखो, संविधान से देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। सीधा सीधा पूछता है लल्ला, लल्ला सीधा सीधा पूछता है। हमारे पुलिस हुआ, एसआई हुआ है, लेखपाल हुआ, पेट हुआ, इन सभी एग्जामों में ऐसे पूछता है। कोई क्वेश्चन हल्के मत लेना। अभी देखो पेट का एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन कैसे आए थे, देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन आए हुए। देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 36 से 51, 36 से 51। अच्छा, ऊपर वाला छूट गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अध्याय में वर्णित? अध्याय पूछा, तो अध्याय कौन सा है बेटा? चैप्टर कौन सा है? चैप्टर चतुर्थ है? तीसरे में क्या है? मौलिक मूल अधिकार, मूल अधिकार, ठीक। तो ये चतुर्थ अध्याय में दिया गया है, भाग 4 में दिया गया, ऐसे समझ लीजिए। भाग 4 में दिया गया और 4A में दिया गया मौलिक कर्तव्य, ठीक। रिफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ठीक है, तो यानी कि फ्रिज में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्री ऑन की जाती है, ठीक है। और जो ओजोन परत के लिए नुकसानदायक होती है। जितनी भी ये गैसें होती है, शीतकालीन वाली गैसें होती है, ठंडा करने वाली गैसें होती है, वो सब की सब ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। हीटर के तार किस चीज से बने होते हैं? तो हीटर के तार किस चीज से? तो नाइक्रोम, नाइक्रोम के बने होते हैं बेटा। हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? ओ क्या बात, दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के यानी कि पहले थे, यानी फिल्मी दुनिया में जिन्होंने पिक्चर बनाई थी, कौन? राजा हरिश्चंद्र। हाँ, ये पहली बोलती वाली पिक्चर थी, है। और आला हम आरा कैसी थी? बिना बोलती वाली पिक्चर। तो ये दादा साहब फाल्के, इन्हीं के नाम से अवार्ड चलता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, माजुली है। तो माजुली जो कहां पर है? तो असम में है, असम में है, असम में है। और ये ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी के से ब्रह्मपुत्र नदी से ये बना हुआ, तो ये स्थित है। ये पातालपुरी, क्या बात। मंदिरों की पूर्ण भूमि किस देश या किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पूर्ण भूमि, पुण्य भूमि, मंदिरों की पुण्य भूमि किस भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो पुण्य भूमि कहाँ भैया है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो बेटा ये कहा जाता है अहमदाबाद को, अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर, कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और पूरे भारत को मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, ठीक। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो कौन से देश के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है? तो समवर्ती सूची बेटा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान, 3 सूचियां होती हैं, एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है,
एक समवर्ती सूची होती है। समवर्ती सूची में कानून बनाने के अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों को होते हैं। विवाद की स्थिति पर राज्य सूची संघ सूची के जो है नाम केंद्र सरकार के कानून मान्य होंगे और राज्य सरकार के नहीं। तो समवर्ती सूची में दोनों लोग मिलकर के काम करते हैं। ठीक। गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को कहा जाता है? तो उड़न परी जो है या गोल्डन गर्ल है वो है पीटी उषा बेटा। पीटी उषा हवा में उड़ जाती थी, हवा में बहुत फर्राटे मारती थी, तो पीटी उषा को कहा जाता है। ठीक। किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति आजादी के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये जवाब है महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इसे समाप्त कर दिया जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 28 दिसंबर बेटा 1885 को ओएम होम के द्वारा होती है। ठीक। आगे क्या दिया? आगे देखिएगा, आगे देखो। पृथ्वी को सबसे पहले किसने गोलाकार माना था? तो पृथ्वी को सबसे पहले किसने गोलाकार माना था? तो माना था अरस्तु ने। किसने माना था? अरस्तु ने पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार माना था। है, जबकि पृथ्वी कैसी है? गोलाब है? ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है, ध्रुवों पर चपटी हुई है, भूमध्य में थोड़ी फैली हुई है, तो गोलाकार ना होकर के वैसे सबसे पहले किसने माना था? तो अरस्तु ने माना था। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल। अजीब नाम इन लोगों के होते हैं। सबसे पहले भारत का मानचित्र किसने बनाया था? तो एल विले ने। एन विले ने कब बनाया था? तो 1752 में। अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था? तो एन विले ने बनाया था 1752 में। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता दी गई? अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में सबसे पहले भूगोल को मान्यता कब मिलती है? तो 19वीं शताब्दी में मिलती है। 19वीं शताब्दी में ये मिलती है। ठीक। भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया था? देखो सबसे पहले मानचित्र कौन बनाया था? एन विले ने बनाया था। और भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया था? तो टॉलमी ने दर्शाया था। टॉलमी ने दर्शाया था। ठीक। हाँ, टॉलमी। आगे दिया कि पृथ्वी की परिधि का करीब सही मापन किसने किया था? पृथ्वी की परिधि का सही मापन किसने किया था? तो एरेटोस्थनीज ने। एरेटोस्थनीज ने ये सबसे पहले परिधि का सही मापन किया था। ठीक। अगला दिया गया है कि कौन एंथ्रोपोजियोग्राफी एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता थे? यानी कौन थे? एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल ये थे। ठीक। जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले प्रयोग इसका किया था। ठीक। किसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र मापक बनाया था? किसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र मापक बनाया था? तो एन एलेक्स सी मेंडर।
मींडर इसने बनाया था सबसे पहले, याद रखना। एक दो बार लिखोगे तो याद रहेगा बेटा, एक दो बार लिखोगे तभी याद रहेगा। सबसे पहले किसने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का पड़ना बताया था? सबसे पहले किसने बताया था कि चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया बताया था? तो ये बताया था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का संबंध किस देश से? भारत से, ये बेटा आर्यभट्ट। ठीक। किसने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों किसने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों को पीरियोडिस यानी पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया था? तो किसने किया था? हिकेटियस। हिकेटियस ने किया था, हिकेटियस ने किया था। ठीक। यस। हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे बेटा, हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। करीब 3000 क्वेश्चन प्लस होंगे यहाँ पे। ठीक। ये श्रृंखला में करीब 3000 वन लाइनर होंगे और कुछ 3000 में कम से कम 400-500 तो हम अपनी तरफ से कुछ बता देंगे। तो लगभग 3500 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाएंगे अगर आप लोग इस सारी चीजों को, और सीक्वेंस से चल रहा हूँ, सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। तो देखिएगा, किस युग को आधुनिक हिंदी का कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? किस युग को आधुनिक कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग को बहुत बड़े साहित्यकार थे भारतेंदु। ठीक है, हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु युग को कहा जाता है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर द्विवेदी। महावीर द्विवेदी इनका पूरा युग ही था, नहीं कहते कि तुम्हारा तो दौर आया मेरा तो युग आएगा। ठीक है, तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो भाग्यवती बेटा। हिंदी का सामाजिक पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो भाग्यवती माना जाता है, भाग्यवती। आगे देखिएगा कि 1950, कब? 1900 बेटा 50 में से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में मानी जाती थी? तो प्रयोगवादी, प्रयोगवादी के रूप में मानी जाती। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन था? तो ब्रज भाषा की अगर बात करोगे तो सबसे बढ़िया जो कवि थे वो बेटा सूरदास थे। सूरदास सबसे पहले जाने जाते हैं। ठीक, सूर सागर, सूर लहरी। ठीक है, हाँ, जनमानस थे ये। तो ब्रज भाषा का सबसे उत्तम कवि या सर्वोत्तम कवि बेटा कौन थे? तो सूर सागर। आदिकाल के बाद हिंदी किस साहित्य का उदय हुआ था? आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ था? तो भक्ति साहित्य का, भक्ति साहित्य का उदय हुआ था। भक्ति साहित्य का उदय हुआ था। आदिकाल के बाद हिंदी किस साहित्य का उदय हुआ था? तो भक्ति साहित्य का उदय हुआ था। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे? तो निर्गुण की बात देखो, दो धाराएं थी, एक सगुण थी, एक निर्गुण थी। है, सगुण में मूर्ति वूर्ति पूजा को देख करके किया जाता है, निर्गुण में नहीं, उपासक। तो कबीर दास थे, कबीर दास। कबीर दास जो है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को, यानी भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा। आगे देखिएगा कि हिंदी हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू का। एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ना हो। सारे पॉइंट जितने भी क्वेश्चन बनाए गए सब सोच समझ के और चुनिंदा टीमों के द्वारा कई लोगों से इस क्वेश्चन को दिखा यानी आपस में चर्चा पर चर्चा करके तब इन क्वेश्चनों को डाला गया। पीपीटी के माध्यम से हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ। तो देखिएगा कि आधुनिक काल का यानी कि आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? आधुनिक काल का समय कब से माना जाता? तो 1900 से लेके अब तक, 1900 ईस्वी से लेकर के अब तक जो काल चल रहा है वो आधुनिक काल कहा जाता है। हिंदी का आधुनिक काल कहा है।
आगे देखो कि जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी थी। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े उपन्यासकार थे, तो जयशंकर प्रसाद की सबसे बड़ी या सर्वश्रेष्ठ रचना जो थी कामायनी थी। बिहारी ने क्या लिखे बेटे? बिहारी ने कौन लिखे? दोहे लिखे। बिहारी सत्य सही है। गागर में सागर भरने वाले कौन कवि किसे माना जाता है? तो बिहारी को माना जाता है। बिहारी को माना जाता है। ठीक। कबीर किसके शिष्य थे? बेटा कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी गई? अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कई बार पूछा गया। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी, इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है और अवधी भाषा में लिखी गई। अवधी भाषा में लिखी गई। पद्मावती के बारे में बताया गया। ठीक है, पद्मावती के बारे, राजा रतन सिंह की घरवाली थी पद्मावती, उनके बारे में बताया गया। उनके सौंदर्य के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में बताया गया था, कैसे उन्होंने जौहर किया, ये सारी चीजें इसमें दी गई। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो सबसे ज्यादा विचलित होता है बेटा बैगनी, और सबसे कम लाल। तो सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है? बैगनी। आगे देखो, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस होता है? तो डायलिसिस कब होता है? जब किडनी खराब होती है, वक्र यानी किडनी। किडनी खराब होगी तो डायलिसिस होगा। जब किडनी काम नहीं करेगी है, किडनी काम नहीं करेगी, प्यूरिफाई नहीं करेगी है, तो ये क्या है, इसे बोला जाता है वक्र। तो किडनी, तब ये डायलिसिस होता है। ठीक। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमनि मस्तिष्क। मस्तिष्क, सेरेब्रम जिसे कहा जाता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग का है। रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। जब राइफल चलाते हैं तो जोर का झटका लगता है पीछे की ओर, तो ये किसका है? रेखीय संवेग के संरक्षण का। ठीक। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला। तो हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया था। ये भारत से संबंधित है। ठीक। जीन का संश्लेषण किया था, फिजिक्स से संबंधित है। साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और हैं, उनको करा देते हैं बढ़िया तरीके से। तो आइए देखिएगा कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है जिसको सब दे सकता है? सर्वदाता जो है वो है ओ। ओ है सर्वदाता है। सर्वग्राही कौन सा है? ए बी। सर्वग्राही जो सब ग्रहण कर ले तो ए बी है। और आर एच फैक्टर संबंधित किससे है? तो रक्त से। आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त से। आर एच फैक्टर में के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर और विनर। लैंड स्टीनर और विनर थे ये आर एच फैक्टर के खोजकर्ता थे। रक्त को शुद्ध करता है कौन? वक्र यानी किडनी रक्त को क्या करता है? प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई करता है। जब नहीं रक्त को शुद्ध कर पाता तो फिर डायलिसिस किया जाता है। वक्र का भार होता है 150 ग्राम। किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। दोनों तरफ होती है किडनी। हाँ, कहते हैं कि दारू ज्यादा सेवन कर रहा है उसकी किडनी खराब होगी, फेफड़ा खराब हो गया है, ऐसे होता है। तो वक्र का भार कितना होता है? 150 ग्राम। रक्त का एक विलयन है। रक्त एक विलयन कैसा है बेटा? क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ये भी याद रखना। ठीक। आगे देखो कि हृदय की पेस मेकर यानी कि हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन होता है? हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेस मेकर। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? पेस मेकर। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है
क्या कहलाती हैं बेटा? सिरा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सिरा कहलाती हैं। सिरा कहलाती हैं बेटा, सिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी। क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। रक्त, हृदय यानी हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो धमनी कहा जाता है। आगे देखो, आगे। जराविक सेवन। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। जराविक सेवन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि जराविक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त द्वारा। रक्त द्वारा क्या होता है? परिवहन होता है। रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। सबसे छोटी अस्थि कौन है? स्टेपीज है, जो मध्य कान में है, यानी कान में, कान की हड्डी जो है वो सबसे छोटी अस्थि होती है। सबसे बड़ी होती है फीमर की, जो जांग की होती है, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? सर्टोरियस, रिया, सर, सर, सर्टोरियास, सर्टोरियास है, यानी सबसे लंबी पेशी है। और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर जिसे कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? तो यकृत। ठीक। सर्वाधिक पुनर्रोधन भवन की क्षमता क्या है? तो यकृत में है, यानी कि यकृत में है। ठीक। सबसे कम पुनर्रोधन भवन की क्षमता क्या है? मस्तिष्क में होती है। ठीक। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? दांत का है, एनेमल। ठीक। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है? पैरोडिक, पैरोडिक। और सबसे छोटी है डब्ल्यूबीसी कौन है? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ये भी अच्छा क्वेश्चन, लिम्फोसाइट। ठीक। आगे देखो, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी क्या है? मोनोसाइट। सबसे बड़ी सिरा, सिरा कौन सी है? एनीफीयर्स। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। रुधिर का थक्के बनने का समय कितना होता है? दो, यानी रुधिर का थक्का बनाने का समय 2 से 5 दिन नहीं, समझे? ये गलत। नोबेल पुरस्कार प्राप्त पहला भारतीय कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार 1917, 1917 में मिला। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की अवधि कितने वर्ष होती है? तो 9 वर्ष होती है बेटा, 9 वर्ष। आगे क्या दिया गया कि बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू का संबंध बेटा किस राज्य से है? तो ये असम से। किससे? असम से। ठीक। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश से नागरिक है? तो गाटा कामस्की किस देश के नागरिक हैं? तो अमेरिका के बेटा, अमेरिका, अमेरिका। जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो जियाना, जियाना संवाद जिम्बाब्वे की, जिम्बाब्वे की जियाना संवाद एजेंसी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक। हाँ, आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए कल मिलेंगे हम लोग इसी समय, इसी टाइम। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी तैयारी और भी अच्छे तरीके से करते रहिएगा। ठीक है? किसी का कोई कमेंट हो, किसी की कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि क्या दिक्कत है, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं, और क्या सुधार किया जाना चाहिए। ये भी आप अपनी राय भी आप उसमें डाल सकते हैं कि क्या इसमें और इम्प्रूव किया जाए, जिससे और भी बेहतर किया जा सके। ठीक है? हाँ, हाँ भाई, जब तक आप लोग बताओगे नहीं, समझाओ, बताओगे नहीं कि है गुरुजी ये और चीज़ इंक्लूड करो आप, तो और बेहतर आप कंटेंट को दे सकते हो। और भी देखो, कंटेंट तो है भाई, सारी चीज़ें हैं आपके सामने, पीपीटी के माध्यम से सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, और बहुत अच्छी तरीके से और
सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बढ़िया तरीके। तो आप लोग जरूर चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, अपने-अपने दोस्तों, अपने-अपने रिश्तेदारों, सभी जितने भी पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले हैं, उन सभी के साथ में ये वीडियो शेयर करते रहिएगा। और आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।